चलिए बच्चों, अब अपन अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर ली थी एनसीईआरटी से। आज अपन बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या है, आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग करें। एज यू मे रिकॉल, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। तो जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग का मतलब सेल वॉल के अंदर किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलती है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है, किसी तरह की कोई लिविंग रिएक्शन नहीं चल रही है ना। रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब कि हार्ड है, डेलिकेट नहीं है, आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। अच्छा, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाती है किसमें, फंजाई और प्लांट्स में। अच्छा, इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी लिख रही है फंजाई और प्लांट्स में तो सेल वॉल होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में हो कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब मुझे बताओ, सेल वॉल यूनिवर्सल हुई कि नॉन यूनिवर्सल? भाई नॉन यूनिवर्सल हुई। अगर सभी में होती तो यूनिवर्सल होती। जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, वो यूनिवर्सल लेयर है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है ना। लेकिन सेल वॉल सभी में नहीं है, सेल वॉल कुछ में है और कुछ में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्लांट्स में है, प्लांट्स में है, फंजाई में है, लेकिन क्या एनिमल में है? नहीं। क्या प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन क्या माइकोप्लाज्मा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ के अंदर कुछ है, कुछ के अंदर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नॉन यूनिवर्सल है, ठीक है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी आगे लिखती है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interactions and provide barrier to undesirable macromolecules। इस लाइन के अंदर आपकी एनसीईआरटी ने सेल वॉल के बेसिक फंक्शंस बताए। भाई सेल वॉल के 4 बेसिक फंक्शंस कौन कौन से बताएं? अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन है, देखो जो सबसे पहला फंक्शन है कि इट गिव्स शेप टू द सेल। बिल्कुल, सेल का जो भी शेप होगा ना वो सेल वॉल डिसाइड करेगी, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट है। अब सबसे बाहर की तरफ ये डिसाइड करेगी और रिजिड भी है। अगला, ये प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, प्रोटेक्शन देती है किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट और डैमेज के अगेंस्ट, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट। बेटा मैकेनिकल डैमेज का मतलब अगर किसी तरह से बाहर से कोई चोट होती है प्लांट को या फिर फंजाई को या फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बताओ सबसे पहला कॉन्टेक्ट किसका होगा? अरे सेल वॉल को ही तो होगा। तो डैमेज से तो ये बचाएगी और इन्फेक्शन से भी ये बचाने का काम करेगी। इसके बाद में आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। अब सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, 2 प्लांट सेल्स लेता हूं बेटा, ये मैंने 2 प्लांट सेल्स लिए, ठीक है। ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, ठीक है। ये अंदर की तरफ हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल वॉल। उसी तरह से ये अंदर की तरफ हो गई सेल मेम्ब्रेन और ये हो गई सेल वॉल। अब देखो, ये जो दोनों प्लांट सेल्स हैं, इन दोनों प्लांट सेल्स को जोड़ने के लिए बीच के अंदर एक सीमेंटिंग लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, जिसको कहा जाता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला मेनली बनी होती है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। उन दोनों में भी अगर मैं बात करूं तो अमाउंट कैल्शियम का ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मिडिल लैमेला दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। लेकिन कुछ जगह पर ये मिडिल लैमेला एब्सेंट होती है। अब जिस जगह पर मिडिल लैमेला एब्सेंट होगी, बताओ वहां पर एक पोर क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से पोर क्रिएट हो गया जहां पर मिडिल लैमेला एब्सेंट है, ठीक है। और अब होता क्या है, जो 2 सेल्स है ना, उन 2 सेल्स के बीच में एक ब्रिज बनता है। कैसे? देखो, ये सेल है, सेल के अंदर मुझे बताओ इस तरह से न्यूक्लियस बैठा होगा, न्यूक्लियस के अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक आरईआर और एक एसईआर। तो जो एसईआर है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ट्यूब की फॉर्म में है, वो एसईआर आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में आगे की तरफ एक्सटेंड होता है और इस पोर से होते हुए ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सटेंशन को अपन बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। देखो हुआ क्या, सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो हम बोले ये एक पोर बन गया, न्यूक्लियर पोर, सॉरी न्यूक्लियर पोर नहीं बोलेंगे इसको, गलती से बोल दिया मैंने। सबसे पहले तो एक पोर बन गया जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है और ये डेस्मोटिब्यूल बन गया। डेस्मोटिब्यूल और कुछ नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन है, तो ये डेस्मोटिब्यूल बन गया। इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, दोनों को साथ में बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।
अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच पोर के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल्स के बीच के अंदर। तो मुझे बताओ, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा के सेल वॉल का ही पार्ट है, तो सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी जो लिख रही है वो बिल्कुल सही है। क्या सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है, दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन कराता है, बिल्कुल। किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, सही बात है। एंड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम भी करता है। बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट का काम करता है। कैसे, समझते हैं चलो। अगर मैं इसको यहाँ पे मिटाऊं, देखो मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, और बाहर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करना चाह रहा है। अब बैक्टीरिया को प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए भाई प्लांट सेल के अंदर तो जाना पड़ेगा। देखा देखी में तो काम होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं बैक्टीरिया ने प्लांट को देखा, है ना, और आंखों आंखों में इशारा हो गया, ऐसा होगा नहीं। तो बैक्टीरिया को एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के लिए सेल वॉल को क्रॉस करनी है, और सेल वॉल के अंदर बेटा माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देखो इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब अगर बैक्टीरिया की जो साइज है, अगर इन पोर साइज के बराबर या फिर इससे छोटी है, तो बैक्टीरिया एंटर करके इन्फेक्शन फैला सकता है, वरना नहीं फैला सकता। अब क्योंकि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया क्या है, मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बताओ ये एंटर कर पाएगा क्या, नहीं, एंटर नहीं कर पाएगा। तो क्या सेल को इन्फेक्शन करा पाएगा, नहीं। तो जो सेल वॉल है उसने मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम किया। बात सही है। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर बैक्टीरिया, मान लो कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई पैथोजन हो जिसकी साइज छोटी हो, जरूर तो ना कि हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल है, कैपिटल बी मैक्रो था तो स्मॉल बी चलो माइक्रो हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सर साइज है ना, जो माइक्रोमोलिक्यूल की, वो तो पोर साइज से छोटी है, तो वो तो एंटर कर जाएगा और इन्फेक्शन फैला देगा। तो देखो, अब जैसे ही एंटर भी करने की कोशिश करता है ना, तो इम्यून सिस्टम प्लांट का सेल का एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एलिमिनेट करने की कोशिश करता है अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। चलो अब आगे बात करूं मैं। Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate. While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. The cell wall of a young plant cell is the primary cell wall is capable of growth. अब सुनो बेटा, हमने अभी बात करी थी कि जो सेल वॉल है वो नॉन यूनिवर्सल लेयर है, सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। एल्गी में है, प्लांट्स में है, फंजाई में है, सब में नहीं है। और इन सभी के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होती है। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की, ठीक है। अगर मैं एल्गी की बात करूं, तो एल्गी के अंदर बनी होगी सेल्यूलोज, एल्गी में बनी होगी सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की। फंजाई के अंदर सेल वॉल बनी होती है मेनली काइटिन की, ठीक है। बैक्टीरिया में सेल वॉल मेनली बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होती है, लेकिन एक चीज खास याद रखना, चाहे एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, सभी के अंदर जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर जो ग्लाइकेन पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को। इसका मतलब सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होती है, लेकिन सभी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्वेश्चन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कंपोनेंट और मेन परसेंटेज, मेन फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ अ सेल वॉल। तो सही बात है, बिल्कुल। अब आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो सेल वॉल है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, और ओल्ड के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइमरी सेल वॉल और इधर मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है,
इलास्टिक होती है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और रिजिड होती है। अब मुझे बताओ, कोई चीज थिन है, इलास्टिक है, मतलब जिसको खींचा जा सकता है, अगर खींचा जा सकता है तो इसके अंदर ग्रोथ पॉसिबल है, इसके अंदर तो ग्रोथ पॉसिबल है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस में राइट आएगा, यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो रिजिड है, इसको खींचा नहीं जा सकता, नॉन इलास्टिक नेचर की है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर थिक होती है, एक लेयर की फॉर्म में होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल लेयर थिक होती है, मल्टीपल लेयर थिक होती है। देखो कैसे बनती है। सबसे पहले जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर प्राइमरी सेल वॉल बनती है, ये लो, सबसे पहले बाहर की तरफ बनती है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है, इस वजह से प्लांट ये भी ग्रो करेगी और एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सिंगल लेयर की फॉर्म में बढ़ती जाती है। लेकिन मुझे बताओ, एक ऐसा समय आएगा जब ये खिंच करके टूटने लगेगी, और जब ये टूटने लगेगी तो अब अंदर की तरफ नई सेल वॉल बनेगी, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनती है, ठीक है, और ये मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में बनती है। जैसे ये लेयर बन गई S1, तो दूसरी लेयर भी बन सकती है, मान लो ये बन गई S2, एक और लेयर बन सकती है इस तरह से S3। अब मल्टीपल लेयर की फॉर्म में बना है, रिजिड स्ट्रक्चर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आ गई। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में बनती है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल उस सेल में रिक्वायर्ड है जिसको ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ किसको करनी होती है? ग्रोथ करनी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल को। इसका मतलब हम बोले मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जैसे ये सेल मैच्योर हो जाता है, काम करने के लिए मैच्योर हो जाता है, तो अब सेल को ग्रोथ नहीं करनी है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल तो जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है वो मैच्योर सेल में बनती है। किसमें बनती है? मैच्योर सेल में। तो होता क्या है, यही मेरिस्टेमेटिक सेल जब मैच्योर सेल में कन्वर्ट करता है, तो यही प्राइमरी सेल वॉल अल्टीमेटली टूट जाती है, डिमिनिश हो जाती है, और उसकी जगह बन जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि बनती है अंदर की तरफ, मल्टीपल लेयर की फॉर्म में बनती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अपन बोलेंगे प्राइमरी वॉल केपेबल होती है ग्रोथ के अंदर। और देखो आपके एनसीईआरटी क्या लिखती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, जो धीरे धीरे टूट जाती है। देखो होता क्या है, इस तरह से सुनो, ये देखो इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपैंड होती जाएगी, खींचती चली जाएगी, अल्टीमेटली और लोड नहीं झेल पाएगी, टूटने लगेगी, और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये लो यहाँ पे, ये नहीं बोल दिया, ये मैंने डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग प्राइमरी सेल वॉल, ये लो डिमिनिश कर रही है, ठीक है, which gradually diminishes as the cell mature, जैसे जैसे सेल मैच्योर करती है, and the secondary wall is formed on the inner side मतलब towards the membrane की तरफ साइड ऑफ द सेल, और ये मल्टीपल लेयर थिक होती है, ठीक है, ये बात हो गई। The middle lamella is a layer mainly of calcium peptide which holds or glues different neighboring cells together। ये अपन ने थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी कि दो प्लांट सेल्स को जोड़ने के लिए प्लांट का सीमेंट होता है, जिसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, जो मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टाइड का बनता है। उसमें भी ज्यादा अमाउंट किसका होता है? कैल्शियम मैग्नेट कैल्शियम पेक्टाइड का, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ कैल्शियम पेक्टाइड लिखा है, लेकिन यहाँ पर याद रखना मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, दोनों सेल्स को जोड़ता है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रावर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ट्रावर्स का मतलब आर पार होना, कि भाई मिडिल लैमेला के आर पार हो जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो अपन ने देखा था, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर पोर बनता है, इस वजह से वो मिडिल लैमेला के और सेल वॉल के आर पार हो जाता है। विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म विद द नेबरिंग सेल, जो दो सेल्स के दो नेबरिंग पड़ोसी सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर अपन ने सेल वॉल वाला पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब एक बार जल्दी से मैं आपको पूरे सेल वॉल जो आपकी एनसीईआरटी की है उसको फटाफट फटाफट सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, और अब अपन इसको हर चीज को फटाफट आपको समझाते चलते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बोलूंगा। सेल वॉल की बात करें अपन बेटा, सेल वॉल आपकी एनसीईआरटी लिखती है, सेल वॉल क्या है? एक थिक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये नॉन लिविंग है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल रही हैं, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये नॉन यूनिवर्सल है। प्लांट्स में फंजाई में तो है, लेकिन सभी में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, नॉन यूनिवर्सल है और जिनमें प्रेजेंट है कंपोजिशन अलग अलग है, ये अपन ने बात करी थी, ठीक। फिर अपन ने बात करी जो इसके चार मेन फंक्शंस होते हैं, इसके चार फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन प्रोवाइड शेप, शेप देने का काम करता है। दूसरा प्रोटेक्शन देता है, किसके अगेंस्ट? डैमेज के अगेंस्ट, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट, है ना, मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट और इन्फेक्शन के अगेंस्ट।
और इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तीसरा, शेप देने के बाद, प्रोटेक्शन देने के बाद इसका और काम क्या होता है, जो ये बैरियर का काम करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, और सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन का काम करता है। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्मेटा वो जगह है जहां पर सेल वॉल और मिडिल लैमेला नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने ये बात करी थी कि दो सेल्स को जोड़ने के लिए बीच के अंदर बनती है मिडिल लैमेला, ठीक है। ये मिडिल लैमेला बन गई जो मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक। फिर अपन ने ये बात करी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन अपन ने बात कर ली थी। सेल वॉल दो तरह की है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है ना, स्ट्रेचेबल है, ग्रोथ पॉसिबल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मिलेगी, है ना, और ग्रेजुअली ये टूट जाती है, डिमिनिश हो जाती है और सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है। अब सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, नॉन इलास्टिक होती है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, और ये मैच्योर सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें? मैच्योर सेल में, है ना। जब पेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है तो प्राइमरी सेल वॉल टूट जाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है और ये मल्टीपल लेयर की फॉर्म में बनती है। ये लो, आपका प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई, हमने ये बात करी कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एक थिन है, एक थिक है, एक इलास्टिक है, एक नॉन इलास्टिक है ना, एक मेरिस्टेमेटिक में, एक मैच्योर में। ऐसा क्यों है कि एक थिन है, एक थिक है? इसका रीजन भी है, सुनो। चाहे प्राइमरी सेल वॉल हो चाहे सेकेंडरी सेल वॉल हो, बनी तो दोनों मेनली सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की है। मेनली तो ये चार चीजें ही हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। अब यहां पर पहले अगर मैं प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं तो अरेंजमेंट काफी खुला खुला है। जैसे ये सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बन गए और बीच के अंदर ये हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन भर गया, तो एक अरेंजमेंट खुला खुला है, तो इस वजह से ये स्ट्रेचेबल है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। अब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, इस वजह से ये स्ट्रेचेबल नहीं है और रिजिड बन जाती है, तो अरेंजमेंट में फर्क है, ये याद रखना था, ठीक है। तो सेल वॉल आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कवर करेंगे। सेल वॉल होने को एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें बोली हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आगे अगर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट में अपन पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक स्ट्रेच में कंप्लीट करेंगे।